Assalamualaikum friends, वेलकम टू आवर चैनल दी अदर स्टोरीज़। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के वाक़े की तरफ। ये वाक़या हमको नौरीन साहिबा ने मीरपुर ख़ास से भेजा है। आगे का वाक़या उन्हीं के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम एहसन। ये वाक़या 2008 का है, जब मैं मैट्रिक में पढ़ा करती थी। हम 2 साल के लिए कराची शिफ्ट हो गए थे। मेरे अब्बा प्रोफेसर हैं, तो उनका ट्रांसफ़र उन दिनों कराची यूनिवर्सिटी में हो गया था, जिसकी वजह से हमें कराची शिफ्ट होना पड़ा था। हमने वहीं यूनिवर्सिटी से करीब गुलिस्तान जौहर के इलाके में एक फ्लोर रेंट पर ले लिया था, जो उस वक्त हमको काफ़ी कम रेंट पर मिल गया था। वो एक 3 मंजिला घर था। मालिक मकान ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और हम फर्स्ट फ्लोर पर, और सेकंड फ्लोर खाली था। मैंने वहाँ पहुँचकर पास ही के एक स्कूल में एडमिशन ले लिया था। एक बात बताती चलूँ, मेरे अब्बा का ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास से है और अम्मा कराची से बिलोंग करती हैं, तो हमारी नानी का घर भी कराची में ही है। खैर, हम उस घर में शिफ्ट हो गए। हमको बड़ी हैरत और ख़ुशी थी कि इतना अच्छा घर हमको इतनी कम रेंट पर मिल गया था। हम सब घर वाले सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, क्योंकि अब्बा को यूनिवर्सिटी और मुझे स्कूल जाना होता था। इसलिए रात में मैक्सिमम 11 बजे सब काम निपटा के सो जाया करते थे। मुझे या मेरे घर वालों को स्टार्टिंग में उस घर में कुछ अजीब नहीं लगा, पर तकरीबन 4 महीने के बाद मुझे सेकंड फ्लोर पर एक्टिविटीज़ फील होना शुरू हो गई। उन दिनों मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं रात देर तक पढ़ रही थी। उस वक्त सर्दियों के दिन थे, फ़ैन भी ऑफ था, जिसकी वजह से सन्नाटा और भी ज़्यादा गहरा लग रहा था। मैं भी पढ़ रही थी कि मुझे सेकंड फ्लोर पर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। पहले तो मुझे ये अपना वहम महसूस हुआ और मैं फिर से पढ़ना शुरू हो गई। तो अचानक फिर मुझे चलने की नहीं, दौड़ने की आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे कोई बिल्कुल मेरे रूम के ऊपर वाले कमरे में इधर से उधर भाग रहा हो। अब मेरा वहम डर में तब्दील हो चुका था। मेरी तो खौफ से बुरी हालत हो गई थी और मैं सोच रही थी कि ऊपर के घर में तो कोई रहता ही नहीं है, तो फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। ये सोचते ही मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकती कि उस वक्त मेरी क्या हालत हो गई थी। मैं डर और खौफ से कांप रही थी, पर फिर वो आवाज़ें थोड़ी देर बाद रुक गईं और ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा खोला है और फिर बंद कर दिया है। अब्बा अम्मा सो रहे थे, तो मैं उनको उस वक्त डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, तो मैं अपने कमरे से निकलकर लॉन्च में आ गई और टीवी ऑन करके बैठ गई ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो सके। अब दोबारा मुझ में अपने कमरे में जाने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने वो रात वहीं सोफे पर बैठकर गुजारी। नींद तो मेरी वैसे भी उड़ चुकी थी और सुबह मैं ऐसे ही स्कूल चली गई। स्कूल में नींद न पूरी होने की वजह से मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया था। स्कूल से वापस आकर भी मैं अपने कमरे में नहीं गई, बल्कि अम्मा अब्बा के कमरे में जाकर सो गई। जब शाम में मुझे अम्मा ने उठाया तो मैंने अम्मा अब्बा को रात की सारी बातें बताईं, पर अब्बा कहने लगे, हो सकता है बराबर वाले घर में कोई भाग रहा हो और सन्नाटे की वजह से तुम्हें महसूस हुआ हो कि हमारे घर के ऊपर कोई भाग रहा है। तो मैंने भी ना चाहते हुए अब्बा की एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लिया। फिर 4-5 दिन कुछ नहीं हुआ
और मेरे एग्ज़ाम खैरियत से ख़त्म हो गए। मैं भी उस बात को अपना वहम समझकर भूल चुकी थी। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। मेरा चेहरा उस वक्त कमरे की दीवार की तरफ था। तो मैंने जैसे ही करवट गैलरी की तरफ ली, मुझे पर्दे के पीछे एक बच्ची खड़ी दिखाई दी, जो बाहर से आती चांद की रोशनी में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसके बाल ऐसे थे जैसे वो कई दिनों से नहा ही ना हो, अजीब तरह से बिखरे हुए, और पूरा जिस्म और चेहरा बिल्कुल काला, बस आंखें सफ़ेद। एहसन, उस वक्त उसको देखकर मेरी जान निकल गई थी। डर क्या होता है मुझे उस दिन समझ आया था। मैं बर्फ़ की तरह जम गई थी और वो उन सफ़ेद आंखों से मेरी तरफ देखे जा रही थी। वो उस सफ़ेद रंग के हल्के से पर्दे के पीछे से और खौफनाक दिख रही थी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ था कि मैंने ऐसी किसी मखलूक को अपनी आंखों से देखा था। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बांध दिया है और मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देखे जा रही थी। फिर उस सन्नाटे और खौफ के माहौल में मुझे बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मेरी नज़र पल भर के लिए उससे हटी और फिर जब वापस उसकी तरफ गई तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे आज़ाद कर दिया हो। मैं भागती हुई कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई, तो फिर से वहाँ किसी को देखकर डर गई। मुझ पर उस वक्त इतना खौफ सवार था कि मुझे अपनी अम्मी से भी उस वक्त खौफ आ रहा था। वो आवाज़ भी अम्मी के हाथ से गिरी प्लेट की थी, जिसको अम्मी समेट रही थी। अम्मा ने कहा, क्या हुआ? चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? तो मैं फ़ौरन उनके गले लगकर रोने लगी। अम्मा परेशान हो गई थीं। डर थोड़ा कम हुआ तो मैंने उनको सारी बात बताई। फिर उसके बाद से मैं अम्मा अब्बा के कमरे में ही सोना शुरू हो गई। सुबह मुझे बहुत तेज़ बुखार था। अब्बा ने मालिक मकान को जाकर सारी बात बताई और सेकंड फ्लोर खोलकर भी चेक किया, पर उनको वहाँ कोई एबनॉर्मल चीज़ महसूस न हुई। अब्बा ने मालिक मकान से कहा, आप इस घर को भी रेंट पर दे दें। बहुत दिन तक इस तरह किसी जगह को खाली छोड़ना ठीक नहीं होता। उन्होंने भी मेरे अब्बा की बात से इत्तेफाक किया, तो कुछ दिन बाद वहाँ एक अधेड़ उम्र के अंकल आंटी शिफ्ट हो गए। जब से वो आए थे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई थी। वो अंकल आंटी बहुत अच्छे थे। कुछ ही दिनों में हमारी फैमिली की उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी नानी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मेरी अम्मी को उनसे मिलने जाना था। तो उन्होंने मुझे रात में ही बता दिया कि कल मैं घर के काम निपटा कर नानी के घर चली जाऊंगी और घर की चाबी ऊपर वाली आंटी को दे दूंगी। तुम स्कूल से आकर उनसे घर की चाबी ले लेना। थोड़ी देर में अब्बा भी यूनिवर्सिटी से आ जाएंगे। अम्मा ने मुझे सब समझा दिया था। दूसरे दिन मैं घर आई और अपने घर की चाबी लेने ऊपर आंटी के घर पर चली गई, पर आंटी दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी। मैंने 3 से 4 बार बेल बजाई, पर फिर भी जब कोई नहीं आया तो मैंने डोर को खटखटाने के लिए जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा तो मुझे पता चला दरवाज़ा तो खुला हुआ है। मैं दरवाज़ा खोलकर आंटी को आवाज़ देती हुई घर के अंदर चली गई। पूरे घर में अंधेरा हो रहा था, सब लाइटें ऑफ थीं। मैं जैसे ही आंटी के बेडरूम की तरफ गई, वहाँ का मंजर देखकर हिल गई। आंटी वाले कमरे में पंखे से आंटी की लाश लटक रही थी। उनके बाल खुले हुए थे, हाथ पैर अकड़े हुए थे, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थीं और ज़बान भी मुंह से बाहर लटक रही थी। वो खौफनाक मंजर देखकर मेरी जोरदार चीख निकल गई और मैं डर से कांपती हुई घर से बाहर आकर रोड पर खड़ी हो गई। मैं वहीं रोड पर खड़ी रही जब तक अब्बा घर वापस ना आए। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पर आंटी ने ऐसा क्यों किया ये मामला हल न हुआ। और फिर कुछ ही दिन बाद
अंकल भी घर छोड़कर कहीं और चले गए। मैं उस दिन से बहुत डरी डरी रहने लगी थी। अब्बा अम्मा मुझे बहुत समझाते, पर डर मेरे अंदर बैठ गया था। मुझे लगता था मैंने इससे ज़्यादा खौफनाक चीज़ आज तक नहीं देखी। पर अब जो मेरे साथ होने वाला था वो इससे भी ज़्यादा भयानक था। आंटी के सुसाइड के बाद काफ़ी अरसे सेकंड फ्लोर खाली रहा, पर फिर एक दिन वहाँ एक न्यूली वेड कपल रहने आया। उनको इस घर के पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं था। जब ही वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे, और हमने भी उनको ये बात नहीं बताई कि वो परेशान होंगे और डर जाएंगे, जो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। पर उनके आने के बाद भी 2 से 3 महीने कुछ नहीं हुआ और हमें लगा अब सब ठीक हो गया है। वो मियाँ बीवी, जिनको मैं भाई और भाभी कहा करती थी, बहुत हंसमुख और मिलनसार थे। हमारी उनसे भी कुछ ही दिनों में काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई थी। कभी मैं बोर होती तो भाभी से गपशप करने ऊपर चली जाती और कभी वो नीचे आ जाती। पर फिर अचानक उन दोनों के बिहेवियर में चेंजिंग आना शुरू हो गई। वो जिस तरह शुरू में घुला मिला करते थे, अब हमसे कटे कटे रहने लगे थे और आए दिन ऊपर से उनकी लड़ाई की भी आवाज़ें आने लगी थीं। एक संडे भाई ऊपर से आए और अब्बा से कुछ बात करने लगे। मैं भी उनको सलाम करने चली गई। फिर वो अब्बा को अपने साथ ऊपर ले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे ऊपर चली गई कि काफ़ी दिन हो गए हैं, भाभी से कोई बात ही नहीं हुई। मैं भी आधी सीढ़ियों पर ही थी तो भाई ने घर के बाहर लगी साइड वाली खिड़की से अब्बा को अंदर कुछ देखने को कहा। अब्बा अंदर देखने लगे। जब तक मैं भी ऊपर पहुंच चुकी थी तो मैं भी अंदर देखने लगी तो भाभी कमरे में अंधेरा किए आलती पालती मार कर ज़मीन पर बैठी हुई थी। उनके बाल खुले हुए थे और वो अजीब हरकतें कर रही थी। वो कभी अपने आप से बातें करती और कभी कुछ गुनगुनाने लगती। कभी अपने हाथ को अकड़ा लेती और कभी अपनी टांग को अकड़ा लेती। कभी अपने सर को दाएं बाएं घुमाती और कभी अपने सर को जोर से गोल गोल घुमाने लगती। मुझे ये सब देखकर आंटी की लाश वाला मंजर याद आ गया था तो मेरा सर चकराने लगा। मैं फौरन नीचे भाग कर आ गई। फिर अब्बा भी कुछ देर बाद नीचे आ गए और कहने लगे कि भाई ने उन्हें बताया कि कुछ दिनों से मेरी बीवी इस तरह की अजीब हरकतें करना शुरू हो गई है। रात में वो ठीक सोती है पर कुछ देर बाद खुद उठ जाती है और तैयार होकर पूरे घर में घूमती रहती है। कभी एक कमरे में जाती है तो कभी दूसरे कमरे में, और इस दौरान वो अजीब ज़बान में कुछ बुड़बुड़ाती रहती है, जैसे किसी से बातें कर रही हो। मैंने 1-2 बार उसको रोकने की भी कोशिश की, पर उसने मुझे इस तरह से घूर कर देखा कि मुझे दोबारा उसको रोकने की हिम्मत न हुई। एक रात जब मेरी बीवी सो रही थी तो मुझे उसके पास कई काली परछाइयाँ खड़ी दिखाई दीं, और एक बार वो परछाइयाँ मुझे दीवारों और छत पर भी चलती हुई दिखाई दी हैं। जब मेरी बीवी सुबह उठती है तो बिल्कुल नॉर्मल होती है और मेरे पूछने पर कहती है कि मैं तो आराम से सो रही थी। मैं आपको ये बातें बताकर डराना नहीं चाहता था, पर अब पानी मेरे सर से ऊपर होता चला जा रहा है। तो अब्बा ने उनकी बातें सुनकर उनसे माफ़ी मांगी कि हमें आपको पहले ही बता देना चाहिए था। फिर अब्बा ने भाई को आंटी वाली बात तफसील से बताई और जल्द से जल्द भाभी को किसी बुज़ुर्ग को दिखाने को कहा। अब्बा और भाई उसी दिन भाभी को बड़ी मुश्किल से काबू करके किसी बुज़ुर्ग के पास ले गए। रात देर में जब भाभी को वो लोग लेकर आए तो भाभी बहुत कमज़ोर और बीमार लग रही थीं। अब्बा उनको हमारे घर ही ले आए थे। 1 हफ्ते भाई और भाभी हमारे घर ही रहे, जिस दौरान वो रोज़ बुज़ुर्ग के पास जाते थे। फिर वो लोग उस घर को छोड़कर चले गए और हम भी वापस मीरपुर ख़ास आ गए। अब सुना है वो घर टूट गया है और वहाँ कोई बड़ी बिल्डिंग बन गई है। आज भी वो दिन याद करके जिस्म में सरसरी सी दौड़ जाती है। बहुत शुक्रिया नौरीन साहिबा आपके इस वाक़े के लिए। अल्लाह आपको और हम सबको इस मखलूक के शर से पनाह में रखे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई पुरअसरार वाक़या है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।
आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। हमेशा पाकी की हालत में रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वाक़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम।